आप सिर्फ इतना है, और वो दुर्भाग्य की बात है क्योंकि मुख्यमंत्री जी मेरे मित्र हैं। मैं तो उनको कई बार ये सलाह दे चुका आप लोगों के माध्यम से कि अब आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की तरह बर्ताव करें। लोगों के अंदर आपका इंप्रेशन ये जा चुका है कि मुख्यमंत्री कोई और है और तारें कहीं और से खींची जा रही हैं। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री मजबूत होना बहुत जरूरी एक चीज़ है। अपना मजबूती के साथ शासन करें, क्योंकि कानून व्यवस्था की जो स्थिति का जो हाल है इस समय प्रदेश में, और जो क्राइम जिस प्रकार से बढ़ा है, पहली बार हरियाणा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पनप रहा है। 62 या 63 ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं क्रिमिनल्स के जो समय हरियाणा में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का मुकाबला किसी रिमोट कंट्रोल से नहीं किया जा सकता। आपको अपनी जिम्मेवारी दोनों हाथों से उसको पकड़ के और मजबूती के साथ इन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा। तो आने वाले 2029 के चुनाव के अंदर कांग्रेस क्या रणनीति चुनाएगी? क्या 2029 अभी कहाँ आ गया? अभी तो हम 2026 के फरवरी के पहले हफ्ते में है। अभी तो बहुत लंबा समय है। नहीं, तैयारी तो होनी। देखिए, पहली बार 12 साल के बाद संगठन बना है और करीब करीब जिले 22-23 जिलों में जिलाध्यक्ष तो सारे ही बन चुके हैं। 23-24 जिलों में कार्यकारिणी भी बन गई है। तो एक प्रक्रिया चल रही है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शुरुआत है हरियाणा कांग्रेस में, क्योंकि 12 साल से संगठन नहीं था। तो वो जो आप लोग अगला सवाल धड़ों का पूछोगे, गुटों का पूछोगे, वो गुट और धड़े भी इसलिए थे क्योंकि संगठन नहीं था। जब संगठन नहीं होता तो फिर वो गुटों की शक्ल लेना शुरू कर देता है। जो संगठन के नाम पे जो चीज़ चल रही होती है उसमें फिर पदाधिकारी नहीं बचते, टिकटार्थी बचते हैं। सिर्फ टिकटार्थी और टिकटार्थियों के साथ जो उनके लोग उनके साथ जुड़े होते हैं। तो अब क्योंकि संगठन आ गया है तो पार्टी को उससे मजबूती भी मिलेगी और आगे की जो रूपरेखा है वो और ज़्यादा प्रशस्त होगी। अब देखिए, कम से कम संगठन बनने की वजह से वोट चोरी का मामला था, उस पर कवायद चली, उसके बाद मनरेगा का है, उस पर निरंतर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो संगठन आने के बाद एक राजनीतिक प्रक्रिया, पार्टी की सक्रियता अपने आप उससे बढ़ जाती है। जो यात्रा निकाली गई है उसका उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य जो है उसके नाम में ही है। सद्भाव यात्रा इसका नाम है। कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ इसका नारा है। तो आपसी भाईचारा हमारे समाज की जो पहचान है वो मजबूत रहे, वो बना रहे, उसको राजनीतिक लाभ के लिए हानि ना पहुंचे और उसका राजनीतिक तौर पे मुकाबला किया जा सके कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ये यात्रा मुख्य तौर पे इसी पे केंद्रित है। लेकिन इसके साथ साथ जब भी कोई बड़े मुद्दे आते हैं, चाहे वो राष्ट्र के हों, प्रदेश के हों या उस इलाके के हों जहाँ से यात्रा गुजर रही है, तो उसको भी हम इस यात्रा में हिस्सा बनाते हैं। तो इस तरह से चाहे वोट चोरी का था या मनरेगा का था, या जो ये पिछले जब से संसद शुरू हुई है, ये बजट का सेशन जब से शुरू हुआ है, उसमें खासतौर पे पिछले 4 दिन से जो गतिरोध बना हुआ है और किस वजह से बना हुआ है, वो चीज़ें भी हम लोगों के बीच में रखते हैं। दिन तो भैया पूरे 4 महीने हो चुके हैं। 5 अक्टूबर को शुरू किया था और आज 5 फरवरी है, तो 4 महीने और 1 दिन हो गए यात्रा को चलते हुए। यात्रा कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक खत्म होगी? ये यात्रा का कोई एंड पॉइंट नहीं है। 90 के 90 हल्के करने हैं। नारायणगढ़ हमारा 48वां हल्का है और आम तौर पे हम एक विधानसभा में 2 दिन यात्रा जाती है। शहरी विधानसभाएं जो हैं, क्योंकि उसमें आबादी सारी इकट्ठी सी होती है, छोटा रकबा होता है, आबादी बहुत होती है, तो उसमें आमतौर पे 1 या 1.5 दिन की यात्रा रहती है। तो अभी करीब 2.5-3 महीने शायद और लगेंगे इस यात्रा का समापन होने में। लेकिन समापन कहाँ होगा वो भी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि हम फेज़ वाइज चलते हैं। जो अभी का जो फेज़ है ये 15 हल्कों का है और ये मार्च के पहले सप्ताह में खत्म होगा। तो जब ये फेज़ खत्म होगा तब हमारे 57 विधानसभा हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज शुरू होगा। सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पांस बहुत बढ़िया भैया। रिस्पांस तो इतनी लंबी यात्रा, अगर रिस्पांस ठीक ना हो तो बहुत अकेला आदमी पड़ जाता है, और जो आपके साथ यात्री भी चल रहे होते हैं उनका भी मन उठना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार से, जिस उत्साह के साथ मेरे सारे साथी यात्री इस यात्रा में निरंतर चल रहे हैं, तो इसीलिए है क्योंकि हमें जगह जगह पर लोगों का रिस्पांस, कांग्रेस कार्यकर्ता के अंदर एक उमंग जो है, एक जो उम्मीद कांग्रेस से कार्यकर्ता इस यात्रा के माध्यम से देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा तबका पुराने कांग्रेसियों का जो इस यात्रा के माध्यम से दोबारा कांग्रेस की मुख्य धारा में या राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और मैं इनको संज्ञा देता हूँ दीमक की ना तो आवाज आती, ना उसकी खुशबू आती, ना उसका पता लगता। वो तो जब उसको जहालत आओ तो पता लगा, अंदर तो सारा खाली हो गया काम। तो अगर आप 5वें साल में जाके इन सोचोगे इनकी विभाजन की राजनीति का मुकाबला कर लोगे, तब तक तो अपना काम कर लेंगे। राजनीतिक मत जो है वो आदमी का बदल जाता है बहुत जल्दी। वो सही बात है, इलेक्शन से पहले भी रात भी बदल जाए, इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले भी बदल जाता है, इलेक्शन से महीना पहले भी बदल जाता है। लेकिन सामाजिक तौर पर यदि द्वेष की भावना एक बार पैदा हो जाए, वो यूं नहीं होता कि एक इलेक्शन में खत्म हो जाएगी और उसके बाद सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। वो चीजें तो एक बार बननी शुरू हो जाए और उसको रोका ना जाए समय रहते, तो बढ़ती हैं, घटती नहीं वो। तो यही हमारा प्रयास है, यही संदेश लेकर हम चले हैं। एक बार फिर से नारायणगढ़ में आज के पहले दिन का सभी साथियों का जिन्होंने इस यात्रा में मदद की, आपका बहुत बहुत आभार। और मेरे सभी साथी यात्री जो हैं, जो निरंतर इस यात्रा में मजबूती से जमे हुए हैं, मुकाबला किस हद तक ले जाना है और उसको चुप्पी साध ली। इसीलिए वो कहते हैं कि वो जो क्या होता है, वो जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। वो सारी जो बातें थी ना, वो बड़े बड़े डायलॉग जो थे, लाल लाल आंख,
और सरकार यूं करे तो यूं हो जाए, जब खुद उस पर बैठते हैं ना कि तब पता लगता है कि वो सीट कितनी गर्म है। देखो इंदिरा गांधी थोड़ी थी कि देश के दो कर दिया और वहां बे ऑफ बंगाल में खड़ा रहा और बोली कोई चिंता की बात नहीं, 18 दिन में सारी लड़ाई निपटा के और पाकिस्तान के 2 कर दिए। इन्होंने 11 साल में उस 2 का 1 तो नहीं हुआ है दोबारा, लेकिन हालात ऐसे बना दिए कि दूसरा जो आपकी कूटनीति की वजह से और आपकी फौज की वजह से जो देश बना था, वो आज पूरा देश आपने अपने खिलाफ खड़ा करवा लिया। ये इनकी महारत है, ये इनका विश्व गुरु होने का एक प्रमाण है। आज के दिन आप दुनिया में अकेले नहीं खड़े हो, अकेला खड़ा हो, आज के दिन आप दुनिया में अलग थलग खड़े हो, आपके साथ कोई नहीं। लेकिन और इसीलिए राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया। ये मैं आपको कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि आज और गजब हुआ है, ऐसा तो पार्लियामेंट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज सुबह पार्लियामेंट शुरू होती है, 62 सेकंड के अंदर ओम बिरला जी स्पीकर में कुर्सी छोड़ के चले जाते हैं, स्थगन लगातार सदन को लगातार स्थगित किया जाता है। और 3 बजे वो आके क्या कहते हैं कि मेरे को सुबह सुबह आज प्रधानमंत्री जी का भाषण होना था। ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर जो स्पीचेस होती है, राहुल गांधी भी उसी के तहत बोलना चाह रहे थे, तो आज प्रधानमंत्री जी का था। तो स्पीकर साहब आके कहते हैं कि मेरे को सूत्रों से सूचना मिली है कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं, चोट शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया, उनको शारीरिक हानि पहुंचा सकते हैं। भाई गजब है, मतलब आपको पार्लियामेंट में अपने एमपीओ से भी डर लगने लग गया। मतलब इससे बुरी बात हो सकती है? मतलब इतना मजबूत आदमी, 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री, पंजाब में जाओ तो वहां किसान रास्ता रोकने, तो न्यू को यहां तो मेरे को सरकारी मरवाना चाह रही थी। गजब है, ऐसे आपने किसी प्रधानमंत्री को बात करते नहीं सुना होगा। और कम से कम ऐसे प्रधानमंत्री को तो कभी नहीं कहते सुना होगा जो कहता हूं मैं तो बेरानी के हूं और मैं खुदाई उससे आया हुआ हूं और मेरा तो सीधा संपर्क ईश्वर से है। इतनी कमजोर बात करे कि न्यू कहे कि पंजाब में मेरे को मारने की साजिश थी, इसलिए मैं आगे नहीं गया, इसलिए मैं 2.5 घंटे बैठा रहा। वो तो सड़क थी पंजाब की। अब पार्लियामेंट में एमपीओ से डरे, क्यों? क्योंकि उसके साथ एक और जी, गुरमेल सैनी जी चेयरमैन साहब, गुरप्रीत लाडी जी, श्री परमजीत कालरा जी, श्री गुरचरण सैनी जी, श्री मोहित सैनी जी, हमारे साथ जीन जिला की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष लाजवंती जी, बहन बबली मान जी, श्री उदयवीर पूनिया जी, श्री करमवीर राठी जी, राजेंद्र बांगड़ जी एडवोकेट, श्रीमती प्रवीण जी, श्री रामेर मलिक जी, राजेंद्र फौजी जी, उपस्थित सभी मेरे सम्मानित कांग्रेस के नेतागण, कार्यकर्ता साथियों और बच्चे भी हैं कई, हाँ ये बैठे, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आज हमारी सद्भाव यात्रा का 48वें हल्के के पहले दिन का आज यहां समापन है। माजरा में मजबूती से चल रही है और मैं सभी पत्रकार साथी भी हैं, आपका भी स्वागत है। सद्भाव यात्रा, कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, ये इस यात्रा का संदेश है। संदेश को लेकर हम चले हैं। सद्भाव यानी कि भाईचारा, 36 बिरादरी का भाईचारा, कौमी एकता, आप इसको जो भी अपने शब्दों में नाम देना चाहें दे सकते हैं। मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारा जो एक सदियों पुराना, जो एक ग्रामीण अंचल का विशेष तौर पे जो एक आपसी संबंध रहा है लोगों का, जो आपसी मेल जोल रहा है गांव में जितने लोग रहते हैं, उसको हम राजनीति की बलि ना चढ़ा दें कहीं। क्योंकि राजनीति जो है खास तौर पे पिछले कुछ समय से बहुत अजीब किस्म का उसमें तीखापन आ गया है। और जब मैं तीखापन कह रहा हूं तो मेरा मतलब जहर है, एक अजीब सा जहर राजनीति में घुल गया है, जहां पे मुझे तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के यह प्रयास किया जाता है कि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करो, बजाय ये कि अपनी बात कह के, अपने कामों की बात कह के, क्या आप लोगों को देना चाहते हैं अपनी अपनी नीतियों के माध्यम से, उसकी बजाय कोशिश यह है कि लोगों को बांट के अपनी राजनीति साधी जाए। और इस तरह की चीज का हर समाज में, हर देश में समय भी आता है। जो आजकल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई अनहोनी घटना घट रही हो, इन चीजों का भी एक समय आता है। क्योंकि जब तक चीजें साधारण चल रही हो, सामान्य चल रही हो, तो लोग कुछ दिन में या कुछ सालों में उससे उबना सा शुरू हो जाते हैं और फिर एक आवाज उठनी शुरू हो जाती है कि हमको कोई मजबूत नेता चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूरे देश को उठा के आगे बढ़ जाए। भाई 140 करोड़ का देश किसी एक आदमी का ठाए तो ना उठा और ना किसी जगह से जगह। इतनी बड़ी आबादी के जो देश होते हैं जिनका स्वरूप जो है वो एक उपमहाद्वीप जितना हो, उसको यदि आप ये सोचें कि हम एक व्यक्ति के अंदर समा के ये बोलें कि अब हमारा भविष्य इसके हाथ में है, वो बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। और इसीलिए हमारे देश ने जो आजादी की लड़ाई थी और उसके बाद
जो हमने संविधान अपनाया और जो राजनीतिक व्यवस्था अपनाई वो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अपनाई थी। ये जो हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है, ये नहीं तो हमारे यहां भी वो राष्ट्रपति के हिसाब से सरकार हो सकती थी, जहां एक आदमी के हाथ में सब कुछ हो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पूरी दुनिया की रेल बना रखी है आज के दिन। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा दुनिया का कल क्या होने वाला, क्योंकि अभी तक ठीक था, लेकिन अब एक पागल आदमी के हाथ में सरकार दे दी वहां के लोगों ने, और पूरी दुनिया पागल बना रखी है उसने सारी की सारी। तो ऐसी स्थिति हमारे यहां पैदा ना हो, क्योंकि कोशिश यहां भी यही हो रही है। लेकिन यहां तो हुआ क्या है, ये खास मिसाल में आके पोल खुलनी शुरू होगी। ये जो राहुल गांधी पिछले 3 दिन से पार्लियामेंट में जो बोलना चाह रहे थे और उनको बोलने नहीं दिया गया, वो सिर्फ इसीलिए नहीं बोलने दिया गया कि एक ऐसी चीज पढ़ना चाह रहे थे जिससे वो जो एक गुब्बारा फुला के हवा में उड़ा रखा है 11 साल से कि पता नहीं कौन से बहादुरों की पार्टी है, कौन से देशभक्तों की पार्टी है, कौन से निर्णायक नेतृत्व की पार्टी है, उसकी पोल पट्टी खुलने लग रही थी। एक 2 लाइनों का प्रसंग है जिसका वो जिक्र करना चाह रहे थे। एक्स आर्मी चीफ थे जनरल नरवाणे, वो सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि जब ये 2020 में जब ये चीन की फौज हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना शुरू हुई तो हमारे जो लोग थे फौज के बॉर्डर पे, फ्रंटियर पे, उनके निरंतर फोन आने लग रहे थे और वो दिशा निर्देश मांग रहे थे जी करना क्या है, इनका मुकाबला क्या उसी तरह से मिलिट्री के रूप में करना है या बातचीत करोगे आप लोग, करना क्या है। वो नरवाणे जी ने डिफेंस मिनिस्टर को फोन किया और कहा जी चाइना के 4 टैंक आने लग रहे हैं, वो कैलाश रेंज या कुछ बोलते हैं वो इलाका जहां पे है, उसकी तरफ उनके 4 टैंक बढ़ने लग रहे हैं, बताओ करें क्या। रक्षा मंत्री कहते हैं मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। 2.25 घंटे बाद फोन वापस आर्मी चीफ को करके सिर्फ इतना कहते हैं भाई प्रधानमंत्री जी से बात हो गई और उन्होंने कहा है कि जो आपको उचित लगे वो करो। चाइना के साथ 1962 के बाद लड़ाई नहीं हुई थी कभी। एक इस तरह का समझौता था इन दोनों देशों के बीच में कि जो मुठभेड़ भी हुई थी वो मुठभेड़ ही हुई थी, मतलब लात घूसों से लड़े थे लोग। सुना नहीं होगा आपने वैसे कभी मॉडर्न जमाने में कि फौजें कभी लात घूसों से लड़ी हो, लेकिन हमेशा कोशिश ये थी कि बॉर्डर पे वो चिंगारी ना भड़क जाए कि लड़ाई हो जाए, तो इसलिए उसको ठंडा रखने के लिए कभी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं होता था। तो ये पहली बार था जब चीन के टैंक आने लग रहे थे और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो देसी भाषा में कहना ब्याह की, मतलब आप में इतना पुरुषार्थ नहीं है कि आप अपने फौज के सेना के अध्यक्ष को आप एक दिशा निर्देश दे सकें कि सरकार की पॉलिसी ये है, हम चाहते हैं आप ये करें। तो कुछ भी हो सकता था, आप ये भी कह सकते थे भाई लड़ने की जरूरत है तो लड़ो, अगर उनके टैंक आने लगे। इनके ऊपर एक भी तरह का दाग नहीं है। इस प्रकार की राजनीति चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने पिछले 54-55 वर्षों में हरियाणा में की और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए भाई ब्रजेंद्र जी भी उसी प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदार स्वच्छ छवि की, कोई लाल पेट की कोई बात नहीं है। जिस भी कार्यकर्ता का, जिस भी लोगों का काम कराना है वो सीधे करवाते हैं। तो ऐसे लोग राजनीति में बहुत कम है, हमें ऐसे लोगों को आगे मौका देना है जिससे हमारे हरियाणा की बागडोर अच्छे हाथों में आए और इस प्रदेश का विकास हो। हमारा एक क्षेत्र मुख्यमंत्री का क्षेत्र बोला जाता है, परंतु पिछले 1.5 साल में इस क्षेत्र में विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगी। यहाँ की पंचायतों के खातों में 1 रुपया भी नहीं है। पिछले 1.5 साल से किसी भी ग्राम पंचायत में, किसी नगर पालिका में 1 रुपया नहीं आया और कहने को ये मुख्यमंत्री का हल्का है। तो ऐसा ही हाल पूरे हरियाणा में है। तो ज्यादा कुछ न कहता हुआ आप लोगों ने यहाँ पहुंचने पर यात्रा का स्वागत किया और हमारे विचार सुने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन